एसएसडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव की स्पीड बहुत तेज होती है। ओके, सो अब आ जाते हैं इसकी तरफ वापस। और आउटपुट डिवाइस ऑन दी अदर हैंड प्रिंटर्स, आपको क्या लगता है कि वो डेटा के लिए यूज हो रहा है या इन्फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है? वो इन्फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है क्योंकि वो कंप्यूटर में जो भी चीज है उसको आउटपुट, उसकी आउटपुट ले रहा है और वहां पे शो कर रहा है। तो कितनी तरह के प्रिंटर्स देखे हुए आप लोगों ने? आप लोगों ने डेस्कटॉप प्रिंटर्स देखे होंगे, छोटे छोटे ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं, कलर भी होते हैं। फिर आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्लॉटर्स, जिसपे आप बड़े बड़े मैप्स के प्रिंट करवाते हैं, या फ्लेक्स प्रिंटिंग जो बाहर लगे होते हैं बोर्ड्स, वो प्रिंट होती है। प्लॉटर्स कहते हैं नॉर्मली, इंडस्ट्रियल प्लॉटर्स होते हैं कुछ। वो मुख्तलिफ ड्रॉ भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं। और इसी तरह आजकल तो वो बल्कि ये हमारे इधर शॉप्स में भी अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल कटर्स। आप कोई भी ले जाएं उनके पास टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर, वो उसको ना कट कर देगा उसी शेप में जो आप कंप्यूटर में जो भी इमेज है उसके साथ। और इसी तरह 3D प्रिंटर्स आजकल अवेलेबल हैं, जो कि ग्लू यूज करते हैं, रेजिन यूज करते हैं और सरफेसेस के ऊपर प्लॉट करते जाते हैं। वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, वो भी प्रिंटर्स है। फिर आपने आजकल स्कैनर और प्रिंटर का एक मर्जर है, एक कंबाइंड डिवाइस है जो कि ज्यादा यूज होती है आजकल। वो हर जगह देखी है। पहले वो डिवाइस फोटो कॉपिंग मशीन के तौर पे यूज होती थी, जिसमें प्रोसेस कुछ और होता था। अब ये है कि जितने फोटो कॉपिंग डिजिटल हैं, उनके ऊपर स्कैनर लगा होता है और नीचे प्रिंटर लगा होता है। वो पहले इमेजेस को स्कैन करता है और फिर नीचे प्रिंट करता जाता है। तो ये 2D प्रिंटर और 3D प्रिंटर की शक्ल है। और ये आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस, अगेन पहले हम एक मॉनिटर परचेज करते थे, ये आपके सामने पड़े हुए हैं। ये भी आउटपुट डिवाइस है, इंफॉर्मेशन के लिए यूज होती है। और अब ये बिल्कुल कंबाइन हो गए हैं। फ़ोन तो उस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है ना, कि फ़ोन के अंदर हर चीज़, मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, उसका प्रोसेसर, हर चीज़ एक के अंदर ही सब चीज़ें आ गई। हेडफ़ोन्स, ये भी आउटपुट डिवाइस की एग्ज़ाम्पल है। और फिर 3 तरह की चीज़ें हैं जो कि डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को स्टोर करती हैं। एक को आप मेमोरी कहते हैं, जिसको आप अपने फ़ोन्स में रैम कहते हैं। और दूसरी होती है स्टोरेज, जिसको आप अपने फ़ोन्स में रोम कहते हैं। तो मतलब 4 जीबी, 64 जीबी एक आजकल चल रहा है जो कि स्टैंडर्ड। और फिर उससे ऊपर भी बहुत हैं, उससे नीचे भी हैं। तो लेकिन अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 16 जीबी रैम का फ़ोन अभी बिल्कुल ही मार्केट में देखा है, 12 जीबी या 16 जीबी। तो इसका मतलब है कि नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ की तरफ हैं। आज से कुछ साल पहले तक 1 जीबी वाज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड फ़ोन, बट नाउ इट हैज़ गॉन अप टू लाइक 4 और 4 जीबी मिनिमम। और इसी तरह स्टोरेज मीडिया जो आपका रोम है। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? कि अगर आपकी रैम में डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है और स्टोरेज में भी इन्फॉर्मेशन और डेटा स्टोर हुई हुई है, और आप बैटरी उसकी निकालते हैं, तो मेमोरी वर्सेस स्टोरेज, मेमोरी बाय द वे रैम को हम कहते हैं, स्टोरेज रोम को कहते हैं। तो अगर हम उसकी बैटरी निकाल लेते हैं और पावर भी नहीं लगी हुई, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किस में डेटा और इन्फॉर्मेशन रहेगी और किस में नहीं रहेगी? जो जो आपकी रोम है, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं, उसमें वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहेगी बैटरी निकलने के बाद भी। और जो रैम है, जो कि छोटे साइज की थी, 4 जीबी या इस तरह, उसमें से वो डेटा इरेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी काम कर रहे थे, ये जो मैंने इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे करके एक लिखता हूँ, कोई एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ और वहां पे लिख देता हूँ CS 100, राइट? अब अगर मैं इसके चलते हुए अपने लैपटॉप की बैटरी निकाल लेता हूँ, तो ये जो CS 100 मैंने लिखा है, ये इरेज हो जाएगा। रीजन क्या है कि मैंने अभी तक इसमें सेव का बटन प्रेस नहीं किया। ये जो सेव का बटन है, ये ये जो इसका बटन है, ये सेव का बटन क्या करता है कि रैम के कंटेंट्स को उठा के रोम में ले जाता है। जब तक मैं इसकी यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, ये जैसे मैंने CS 100 लिखा है, ये डेटा रैम में मौजूद है। और अगर मैं सेव का बटन प्रेस नहीं करता हूँ और बैटरी उतार लेता हूँ, तो ये इरेज हो जाएगा। और ऐसे होता है, आप कई दफा आप 5 पेजेस लिख चुके होते हैं किसी चीज के, और किसी वजह से, पावर फेलियर की वजह से, वो सारे का सारा काम, और आप सेव बटन प्रेस नहीं करते हैं, तो वो रोम में ट्रांसफर नहीं होता और वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। एब्सोल्युटली लॉस्ट, गॉन, गॉन फॉर एवर। कोई, देर इज नो मेथड टू रिट्रीव दोज 3 और 4 पेजेस।
तो उसकी बेस्ट हैबिट क्या है? अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो कि ऑटो सेव करते हैं थोड़ी-थोड़ी देर बाद, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है। ये ऑटो सेव थोड़ा-थोड़ा करता रहता है खुद से, खुद से, खुद से। लेकिन मोस्टली सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। आप क्या करते हैं, यू मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। उससे क्या होता है कि आप आपकी हैबिट की वजह से आपका काम बच जाता है और आपका डेटा रोम में या स्टोरेज में सेव होता रहता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। इनमें कुछ ऐसी हैं जो कि परमानेंट भी है, जैसे ऑप्टिकल डिस्क्स में आप परमानेंट डेटा राइट करते हैं। और जो मॉडर्न एक नई डेटा स्टोरेज डिवाइस निकली है, दैट इज, इनमें दो थोड़ी सी नई है, एक सॉलिड स्टेट ड्राइव और एक क्लाउड स्टोरेज। सॉलिड स्टेट ड्राइव वो है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर लग जाती है और आपके कंप्यूटर में, अच्छा, कंप्यूटर में पहले कौन सी चीज लगी होती थी जिसमें आप डेटा स्टोर करते थे? हार्ड डिस्क, ठीक है, या हार्ड डिस्क ड्राइव, या इसको हार्ड डिस्क कहते हैं, ये लगी होती थी। ये मैकेनिकल होती थी और इसके अंदर एक स्पिंडल पे एक मैग्नेटिक डिस्क घूमती थी और एक हेड होता था जो कि उसकी सरफेस पे डेटा रीड करता था। उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि वो कुछ अरसे बाद खराब हो जाती थी। आफ्टर सम इयर्स उसका डेटा लॉस्ट हो जाता। तो उसकी जगह अब हमने क्या बना लिया, दैट इज द सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका फेलियर रेट, एक्चुअली इनमें से कुछ का फेलियर रेट ज़्यादा होता है, लेकिन अब ऐसी बन रही है जिनका फेलियर रेट कम है और वो काफ़ी ज़्यादा चल जाती हैं। लेकिन इनका जो एक्सेस स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। एसएसडी या सॉलिड स्टेट ड्राइव की स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो मैंने जब ये कंप्यूटर अपना लिया था तो इसके अंदर मैकेनिकल डिस्क लगी हुई थी और जब मैंने उसको एसएसडी से रिप्लेस किया तो उसकी स्पीड में, ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इसके साथ, कि लाइक 5 टाइम्स स्पीड इंक्रीज हो गई। इसी तरह क्लाउड स्टोरेज कौन सा है? ये अब्रॉड या पाकिस्तान में किसी जगह कोई एक कंप्यूटर है जो कि बहुत कैपेबल है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है और आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए इसमें डेटा स्टोर करते जाते हैं और जब भी आपको चाहिए, जहाँ से भी चाहिए, जिस वर्क स्टेशन से भी चाहिए, आप उसको रिट्रीव करते जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज। इंटरनेट क्या चीज़ है? ब्रीफली सेइंग, इंटरनेट ये चीज़ है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट मेथड से आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं और दिस इज़ वर्ल्ड ओवर एंड एक्चुअली बियॉन्ड द वर्ल्ड नाउ, सैटेलाइट्स और उसकी उसके साथ। और web on the other hand is something slightly different. The web is short for uh, World Wide Web. It is short for World Wide Web. It is a collection of technologies जो कि इंटरनेट के ऊपर चलती हैं। अच्छा, इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि www नहीं होती, वेब नहीं होती। वेब टेक्नोलॉजीज वो हैं जो कि आप वेबसाइट्स देखते हैं या वेब एप्स यूज करते हैं, क्लाउड स्टोरेज यूज करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन बहुत सारा ऐसा डेटा है, जैसे ट्रैफिक का डेटा है, वो भी इंटरनेट के ऊपर चल रहा है। लेकिन आपके लिए, या वेदर का डेटा है, वो पहुंचता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। जो वेब सर्वर है वो ट्रैफिक का डेटा या वेदर का डेटा लेता है, उसको वेब प्रोटोकॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म करके आप तक पहुंचाता है। लेकिन उससे पहले पहले वो इंटरनेट पे चल रहा होता है। तो वेब में वेबसाइट्स होती हैं, हर वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस होते हैं। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हुआ हुआ है और आप अपने कंप्यूटर को भी वेब सर्वर बना सकते हैं। आप यहाँ पे वेबसाइट लगा दें, डाल दें और आप सबको इस कंप्यूटर का नंबर बता दें। इसका एक नंबर होता है, इसको आईपी एड्रेस कहते हैं और जो भी बंदा आपकी उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है उस आईपी के थ्रू, वो इस कंप्यूटर में पड़ी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। इट्स टोटली पॉसिबल, राइट? लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? हमारे कंप्यूटर्स ने बंद भी होना होता है रात को, दिन को किसी वक्त। हम क्या करते हैं कि किसी कंपनी से, पाकिस्तान में कंपनीज है, बहुत मेजर कंपनीज हैं जो कि पीके सर्वर, जो पीके वेबसाइट्स होती हैं, दराज डॉट पीके, पीके के सर्वर्स पाकिस्तान में है जो मोस्टली हैं। तो लेकिन सम होते हैं जिन्होंने उसको भी सबलेट किया होता है बाहर, अमेरिका वगैरह में किसी जगह। तो वहाँ आपकी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं और उसका फ़ायदा क्या होता है? ऑब्वियसली उनका डाउन टाइम कम होता है, फेलियर रेट कम होता है, तो हमेशा आपको वेबसाइट आपकी मिलती रहती है। एक जस्ट कपल ऑफ मिनट्स में और लेता हूँ और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम है, क्योंकि अभी उसमें ऑल्दो कि काफ़ी टाइम है, लेकिन ये है कि
आप लोग थोड़ा-थोड़ा उसको ज़हन में रखिए, आपकी टू डू लिस्ट पे आ जाएगी कि मैंने ये भी काम करना है। तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एन ओपन ऑफिस, ठीक है? तो ओपन ऑफिस इज़ समथिंग जो कि इट्स एन ओपन सोर्स, जिसको आप फ्री भी कहते हैं। और इसमें इसके 3 इसमें जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लाइसेंस आपको परचेज़ करना पड़ता है। इसका जो काउंटर पार्ट है ओपन ऑफिस में वो है openoffice.org राइटर, ठीक है? या इसको ओपन ऑफिस राइटर भी कह सकते हैं आप। और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट अ, एक्सेल आपने एक सुना होगा, इसका जो काउंटर पार्ट है ओपन ऑफिस का वो है कैल्क, ठीक है? और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट अ, तीसरी कौन-सी होती है आपकी प्रेज़ेंटेशन वाली, जिसको आप पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट के लिए हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है वो है इम्प्रेस, अगेन ओपन सोर्स है। और हम लोग ये ओपन ऑफिस वाली यूज़ करेंगे। और इसको आप अच्छा ओपन ऑफिस में भी आगे फिर मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें कि एक है आपका अपाची और उसके अलावा है आईबीएम, लोटस और उसके अलावा सॉरी गूगल डॉक्यूमेंट्स। गूगल एक्चुअली जो गूगल की एप्स है ना, जैसे गूगल डॉक्स है, जिसमें जिसमें ये सारे ही आ जाते हैं आई थिंक, है ना? वो दैट इज़ नॉट ओपन ऑफिस, इट्स वो एक एक बिल्कुल ही एक थर्ड कंपनी है गूगल, जो कि उन्होंने ये सारे बनाए हुए हैं। ओपन ऑफिस पे काफ़ी हद तक बेस करती है वो, लेकिन उससे बहुत डिफरेंट है। तो एक चीज़ तो डेफिनिटली डिफरेंट वो ये है कि वो ऑनलाइन है, यानी क्लाउड बेस्ड है, तो वो तो सारी वेब बेस्ड है, तो वेब ऐप है, ऑनलाइन चलती है। ये ओपन ऑफिस जो है ना, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो ज़रूर करें, अपने कंप्यूटर्स पे इसको कर लें, ताकि आपको जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ईज़ी हो जाएगा।